नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आज की इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिहार चुनाव का सटीक विश्लेषण करने जा रहा हूं। यानी कि बिहार चुनाव जो हुआ, जिसके परिणाम भी अब घोषित हो चुका है और परिणाम घोषित होने के बाद जिसमें कि एनडीए को बहुमत हासिल हुआ, उनको 125 सीटें मिली और नीतीश कुमार सातवीं बार, जी हाँ, सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। तो दोस्तों, बिहार के इस इलेक्शन का जो मैंने कहा कि मैं आपके साथ विश्लेषण करूंगा, तो मैं इसमें आपको चाहे आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो और जदयू हो, नीतीश कुमार की पार्टी, तो इन सभी के नज़रिए से मैं बताऊंगा कि इस इलेक्शन में किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। तो पूरा विश्लेषण होने जा रहा है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार का ये चुनाव अपने आप में एक अहम चुनाव था। अहम चुनाव क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि इस वक्त पूरे विश्व में, भारत सहित पूरे विश्व में कोरोना का प्रकोप चला हुआ है। यानी कि कोरोना पैंडेमिक है अभी, और पैंडेमिक में होने वाला ये सबसे बड़ा चुनाव था। दोस्तों, चुनाव यूएस में भी हुआ है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ कि बिहार में जो चुनाव हुआ वो पहला और एकमात्र आप मान सकते हैं जो कि कोरोना के इस पैंडेमिक के वक्त हुआ है। वहाँ पे जो टर्नआउट को लेकर चिंता था कि शायद लोग वोट नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों, बिहार के लोगों के लिए कहा जाता है कि वहाँ के हर एक इंसान के अंदर राजनीतिक सूझबूझ है और वो लोग काफ़ी बढ़ चढ़कर राजनीति जो चुनाव होता है इसमें काफ़ी बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेते हैं। तो उसी वजह से इस बार भी 2015 के मुकाबले 0.18% ज़्यादा ही वोटिंग हुआ और कुल मिला के जो वोटर टर्नआउट रहा वो रहा 57.08, यानी कि 57.08%, जो कि काफ़ी अच्छा माना जा सकता है, इसलिए भी क्योंकि कोरोना के वक्त ये चुनाव कराया गया था। दोस्तों, 2014 के बाद, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जब नरेंद्र मोदी मुख्य प्रधानमंत्री जब देश के बने हैं, उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं, आप एक चीज़ नोटिस करते होंगे कि वहाँ पे जो मुद्दे होते हैं वो बीजेपी सेट करती है और जो दूसरी पार्टी है, खासकर अपोजिशन पार्टी, वो उस पर फॉलो करती है और उनके मुद्दों का जवाब देती है। लेकिन दोस्तों, ये शायद आपने पिछले 10 सालों में, और अगर मैं एक्यूरेट कहूँ तो पिछले 6 सालों में, ये पहला चुनाव ऐसा था जहाँ जो मुद्दा था वहाँ अपोजिशन पार्टी ने सेट किया था और बीजेपी को और उनके एनडीए सहयोगी दलों को उन मुद्दों के पीछे पीछे चलना पड़ा और उस पर जवाब देना पड़ा। और दोस्तों, तीसरा बात जो है वो ये है कि बिहार का चुनाव हमेशा जातिवाद को लेकर होता रहा है, लेकिन शायद ये बिहार के इतिहास में जब से वहाँ पे चुनाव हो रहा है, ये पहला ऐसा चुनाव होगा जहाँ पे जातिवाद तो इस बार भी था, लेकिन हाँ, इस बार डेवलपमेंट के इशू पे बिहार का चुनाव लड़ा गया है। और जिन्होंने भी बिहार के चुनाव को कवर किया होगा, जो बिहार के चुनाव को कैंपेनिंग जब हो रहा था आपने टीवी पे देखा होगा, तो आपको भी याद होगा कि नौकरी से लेकर चाहे वो रोजगारी का बात हो, तो इन सब मुद्दों पर बातचीत हुआ। लेकिन दोस्तों, आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो जाति का फैक्टर है वो इस चुनाव में पूरा गायब था, लेकिन हाँ, बहुत हद तक उसको कम किया गया और डेवलपमेंटल इशू पे बिहार का ये चुनाव लड़ा गया था। अब दोस्तों, मैं एक एक करके सभी पार्टियों के बारे में आपको उनका विश्लेषण करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे बड़ी पार्टी जो उभर कर आई, यानी कि आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू यादव जी की पार्टी। दोस्तों, इस चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर सीटें मिली हैं तो मिली है तेजस्वी यादव को, यानी कि आरजेडी को, और अगर सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत मिला है तो भी उन्हीं को मिला है, 23.11, यानी कि 23.11%, जो कि बिहार में किसी भी पार्टी को मिलने वाले सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत है, परसेंटेज है। तो दोस्तों, इस चुनाव में बेशक महागठबंधन की सरकार नहीं बनी, लेकिन तेजस्वी यादव अपने आप को एक नेता के तौर पे इस चुनाव के बाद स्थापित कर चुके हैं और नीतीश कुमार के सामने एक विकल्प के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित उन्होंने कर लिया है। और अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो पिछली बार भी जदयू के साथ जब लड़े थे तब भी उनका परफॉर्मेंस आरजेडी का ठीक था और इस बार भी उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। तो दोस्तों, इस चुनाव के बाद संगठित तौर पे
आरजेडी को आप ये नहीं कह सकते हैं कि उनकी सरकार नहीं बनी तो उनको नुकसान हुआ, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले उनको इस बार भी सीट उतना ही मिला है और 4% उनका पिछली बार से जो वोट का प्रतिशत है वो भी 4% से बढ़ा है। तो ये जो चुनाव है ये आरजेडी के लिए काफ़ी अहम चुनाव था और उन्होंने बहुत कुछ हासिल भी किया। हाँ, कुछ वोटों से रह गए, कुछ सीटों से रह गए जिससे उनकी सरकार नहीं बन पाई, बट ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो आरजेडी का परफॉर्मेंस था वो वेल एंड गुड परफॉर्मेंस था। तेजस्वी यादव ने अपने आप को एक नेता के तौर पर उन्होंने स्थापित किया है और बिहार के लोगों के मतलब सामने उन्होंने एक ऑप्शन रख दिया है कि अगर फ्यूचर में अब अगर चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव भी हो सकते हैं और हैं। अब हम बात करेंगे नीतीश कुमार। दोस्तों, नीतीश कुमार बेशक 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया है, लेकिन दोस्तों पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे पूरे 5 साल के लिए और इस बार जब वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अब चलिए हम समझते हैं कि क्यों इतना फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों 2010 में जेडीयू को 115 सीटें मिली थी, तब भी वो मुख्यमंत्री थे। उस समय बीजेपी को कम सीटें मिली थी, छोटा भाई था। अगर हम बात करें 2015 की, जब आरजेडी और जेडीयू दोनों साथ में मिलकर लड़े थे, तब जेडीयू को 71 सीटें मिली थी, 71 सीटें मिली थी। और अगर अब हम बात करते हैं 2020 की, तो जेडीयू को सिर्फ और सिर्फ 43 सीटें मिली हैं, वहीं बीजेपी को इस बार 74 सीटें मिली हैं। और दोस्तों अगर हम वोट परसेंट की बात करें, प्रतिशत की, तो वो भी जेडीयू का घटता गया है। अगर हम 2010 की बात करें तो उनको उस वक्त 22.58 वोट परसेंट मिला था। अगर हम बात करते हैं 2015 की, तो उसमें 16% के आसपास उनको मिला था और इस चुनाव में उनको 15.5% वोट मिला है। यानी कि 2010 के मुकाबले 2020 में, यानी कि 10 सालों में उनकी सीटें भी आधी से आधी हो गई हैं और वोट प्रतिशत भी उनका घटा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का जो सीट वो बढ़ चुका है। तो इस बार यानी कि 7वीं बार जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का उन्होंने शपथ लिया है, तो इस बार जो उनका कार्यकाल होने जा रहा है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस बार उनको ना ही सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन आरजेडी के रूप में या यूं महागठबंधन कहे जिसमें लेफ्ट पार्टी भी है और कांग्रेस भी है, उनको एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन से ही नहीं लड़ना है, बल्कि उनको इंटरनली विद इन द एनडीए गठबंधन अलायंस उनको एक स्ट्रॉन्ग बीजेपी से भी लड़ना है। बीजेपी से लड़ना है मतलब दोस्तों नीतीश कुमार का जो नेचर है वो आप कह सकते हैं कि उनके पार्टी में, या अब तक वो जब मुख्यमंत्री रहे थे, जब भी जेडीयू की सीटें ज़्यादा रही हैं, तो वो जैसा चाहते थे वैसा होता था। लेकिन क्योंकि इस बार बीजेपी की सीटें जो हैं वो जेडीयू से कहीं ज़्यादा है, तो दोस्तों इस बार मुख्यमंत्री जरूर बने हैं नीतीश कुमार, लेकिन इस बार जो सरकार में जो फैसले होंगे वो नीतीश कुमार एक तरफा नहीं ले पाएंगे, यानी कि फैसलों पे उनका एक तरफा अधिकार नहीं होगा। इस बार बीजेपी जो है वो सरकार में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करेगी और बहुत कुछ ऐसा भी होगा जो नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं या नहीं चाहेंगे, बट उनको वो भी फैसला लेना पड़ेगा बीजेपी के दबाव में आकर, अगर उनको मुख्यमंत्री रहना है। तो यानी कि मोटा मोटी उनको इस बार एक मजबूत विपक्ष और एक मजबूत बीजेपी दोनों से लड़ना है। तो इस बार 2 लोग हैं जिनसे लड़ना है नीतीश कुमार को। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीजेपी। तो दोस्तों बीजेपी इस चुनाव में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और पहली बार वो एनडीए गठबंधन में ही जेडीयू से ज़्यादा सीट लेकर आए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार में उनका हस्तक्षेप इस बार रहेगा, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों बीजेपी के लिए भी एक चिंता का विषय है, और चिंता का विषय ये है कि दोस्तों जिन भी राज्य में, अगर हम लोकसभा चुनाव को छोड़ दें, तो जहां मोदी जी जो कि उनका एक स्टार प्रचारक है और कैंपेनर है, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और जो वो जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ माना जाता है कि वो लोगों से काफ़ी अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं और लोगों के ऊपर उन्होंने जो कहा है अपने भाषण में उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जो कि वोटों में भी देखने को मिलता है और चुनाव के परिणाम में भी। लेकिन दोस्तों ये भी देखा गया है कि जिस भी राज्य में प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, अगर वो लोगों के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, यानी कि उन्होंने जो भी अपने भाषण में कहा और लोगों के ऊपर उसका असर पड़ा, तब तो बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। लेकिन जहाँ पे जिन राज्यों में उन्होंने भाषण में जो कुछ भी कहा वो लोगों के ऊपर अगर असर नहीं होता है, वहाँ बीजेपी हार जाती है। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं दिल्ली का चुनाव,
जहाँ पे अमित शाह भी प्रचार किए, जहाँ पे नरेंद्र मोदी भी प्रचार किए, लेकिन बीजेपी हार गई। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं राजस्थान में, झारखंड में, यानी कि जहाँ पे भी बीजेपी हारती है, बेशक बीजेपी इस बात को नहीं एक्सेप्ट करती है, नहीं स्वीकार करती है कि मोदी जी भी वहाँ पे प्रचार किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो वहाँ पे हारे हैं। वो वहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके ऊपर इस बात को थोप देते हैं कि मुख्यमंत्री की वजह से हम हारे हैं। बट दोस्तों ये एक फैक्ट है कि नरेंद्र मोदी जी का जहाँ जादू चलता है वहाँ पे बीजेपी बहुत अच्छा करती है, और जहाँ पे उनका जादू नहीं चलता है वहाँ पे बीजेपी जो है वो अच्छा नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर जो लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल, जो राज्य लेवल पर जो नेता है, अभी उनके शायद उनके अंदर इतना वो आप कह सकते हैं कि जादूगरी नहीं आया है कि वो बीजेपी को अपने दम पे जिता सके। कुछ राज्यों में उनकी सरकार है, उनके मुख्यमंत्री हैं जो अपने बल पर सरकार वहाँ पे बना लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे मोदी जी की वजह से ही सरकार बनी है। तो बीजेपी को इस बात पे ध्यान देना होगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं कांग्रेस की। तो दोस्तों वैसे तो कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी रही है इस बिहार के चुनाव में। कांग्रेस को 19 सीटें मिली है, पिछली बार 27 सीटें मिली थी। पिछली बार के मुकाबले इस बार उनका वोट जो प्रतिशत है वो बढ़ा है। लेकिन दोस्तों कांग्रेस जो है वो एक नेशनल पार्टी है, यानी कि पूरे राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। उस हिसाब से अगर उनका हम वोट परसेंट देखिए 2020 में, तो उनको 10% भी वोट नहीं मिला है। और अगर हम सीटों की बात करें तो वो 70 सीटों पे चुनाव लड़े थे और उनको जो सीटें मिली है वो 19, यानी कि 30-40% से भी कम उनका स्ट्राइक रेट रहा है। पिछली बार से उनका वोट परसेंट जरूर बढ़ा है, सीट उनकी कम हुई है, लेकिन दोस्तों हमें इसको लार्जर पिक्चर में देखना होगा। लार्जर पिक्चर ये है कि अगर इस बार सरकार नहीं बनी है बिहार में महागठबंधन की, तो वहाँ पे कांग्रेस का एक बहुत ही लचर प्रदर्शन कहा जा सकता है, जिसकी वजह से सरकार नहीं बनी है। दूसरी ओर जहाँ पे भी बिहार में जिन सीटों पे कांग्रेस और बीजेपी का सीधा टक्कर था, उसमें करीब 70% सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल किया है। तो दोस्तों ये कांग्रेस को सोचने वाली बात है कि जब वो किसी के साथ गठबंधन में लड़ रहे हैं और वहाँ पर भी अगर बीजेपी के साथ उनका टक्कर हो रहा है तो वो चुनाव हार जा रहे हैं। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या कोई सा भी राज्य हो जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने होते हैं, तो वहाँ पे भी बीजेपी अच्छा कर जाती है कांग्रेस से। लेकिन दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जहाँ अगर कांग्रेस गठबंधन में अगर लड़ रही है तो वहाँ पे कांग्रेस को अच्छा करना चाहिए। लेकिन बिहार के इस चुनाव में एक मजबूत गठबंधन यानी कि आरजेडी भी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेफ्ट पार्टीज ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, खासकर सीपीआई माले ने। लेकिन गठबंधन में लड़ने के बाद भी कांग्रेस का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। तो दोस्तों कांग्रेस को यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर उनका जो संगठन है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। तो कांग्रेस को तो उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद कांग्रेस का अगर आप नोटिस करें तो उनका जो प्रचार था बिहार चुनाव में वो उतने हाई इंटेंसिटी, हाई लेवल, हाई एनर्जेटिक नहीं था जितना कि तेजस्वी यादव कर रहे थे। तो जो कांग्रेस के लीडर हैं, और अगर हम बात करें सेंट्रल जो दिल्ली में जो उनके नेता हैं, उनको इस बात को ध्यान देना होगा कि अगर वो गठबंधन में लड़ रहे हैं तो उनको भी शायद उतना ही एनर्जी दिखाना होगा जितना कि उनके गठबंधन के जो बड़े साथी हैं, जो दल हैं, वो दिखा रहे हैं। तभी जाके वो गठबंधन अगर किसी के साथ करेंगे फ्यूचर में। बंगाल का चुनाव है, असम का चुनाव है, तमिलनाडु में, तो जो दूसरी पार्टी है जिनके साथ वो गठबंधन करने जा रहे हैं उनको ये विश्वास हो कि हाँ कांग्रेस भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। और उसके लिए कांग्रेस को ग्रास रूट लेवल पे अपने संगठन को मजबूत करना होगा और चुनाव को उसी एनर्जी से लड़ना होगा जिससे कि वो किसी जिस पार्टी के साथ गठबंधन में है और जैसे वो चुनाव लड़ रही है। अब दोस्तों लास्ट में हम बात करते हैं जातिवाद के फैक्टर को, कास्ट सिस्टम को। अब दोस्तों किस तरीके से अलग अलग कास्ट और कम्युनिटी ने वोट किया है उसको जानते हैं। दोस्तों वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको एक बात कहा था कि इस बार का जो बिहार का चुनाव है वो डेवलपमेंट के इशू पे हुआ है, यानी कि जातिवाद पे कम हुआ है। लेकिन लोगों ने जिस तरीके से वोट किया है उसमें कहीं ना कहीं जातिवाद का एक झलक देखने को मिला। यानी कि आप यूँ कहें कि जो लीडर्स थे, जो नेता लोग थे, वो तो, और खासकर मैं अगर क्रेडिट देना चाहूँ तो तेजस्वी यादव को, अपोजिशन लीडर को, कि उन्होंने डेवलपमेंट के इशू पे चुनाव लड़ने का उन्होंने कोशिश किया। लेकिन लोगों ने किस तरीके से वोट किया, चलिए उसको हम समझते हैं। हाउ कास्ट एंड डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिटी वोटेड, यानी कि किस कास्ट और कम्युनिटी के लोग उन्होंने किस किस पार्टी को वोट दिया। तो दोस्तों अगर हम बात करें ब्राह्मण, भुनियार, राजपूत और अदर जो अपर कास्ट है, उन्होंने किसको वोट दिया है। तो दोस्तों
52% ब्राह्मण, 51% राजपूत, 55% भुनियार और जो अदर अपर कास्ट है 59%, उन्होंने सबने एनडीए को वोट दिया है। और अगर महागठबंधन को बोले तो 20% से कम ऐसे राजपूत हो, भूमिहार हो, देन ब्राह्मण हो, इन लोगों ने, मतलब आप कह सकते हैं कि 50% से ज़्यादा इनकी जो जनसंख्या है 60% तक इन्होंने सपोर्ट किया है एनडीए को, जो कि वैसे भी माना जाता है कि अपर कास्ट जो है बिहार में वो बीजेपी को ही सपोर्ट करती है, एनडीए को सपोर्ट करती है। तो इस चुनाव में भी अपर कास्ट के जो लोग हैं, चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भुनिहार हो, उन्होंने एनडीए को ही इस बार वोट दिया है, ना कि महागठबंधन को। वहीं अगर दूसरी ओर अगर हम बात करें यादव और मुस्लिम, एमवाई फैक्टर, जो कि आरजेडी के लिए हमेशा कहा जाता है कि आरजेडी जो है वो इन्हीं दो जातियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इन दो कास्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो दोस्तों यादव 83%, यानी कि करीब करीब 83% यादव जो है उन्होंने एक तरफा वोट किया है महागठबंधन को। और अगर दूसरी ओर एनडीए की बात करें तो सिर्फ 5% ऐसे यादव लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को या एनडीए को वोट किया है। मुस्लिम की अगर बात करें तो जो मुस्लिम है बिहार में, उन्होंने 76% मुस्लिम जो है उन्होंने वोट किया है महागठबंधन को, और 6% जो मुस्लिम है उन्होंने एनडीए को वोट किया है। यानी कि मोटा मोटी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ पिछले कुछ सालों से चलता हुआ आ रहा है कि जो अपर कास्ट है वो आरजेडी को वोट नहीं करेंगे, वो बीजेपी को वोट करेंगे, और जो मुस्लिम और यादव है वो ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट नहीं करते आए हैं, आरजेडी को करते हैं। तो इस चुनाव में भी उन्होंने यही किया है। यानी कि कहीं ना कहीं मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा कि डेवलपमेंट के इशू पे चुनाव लड़ा गया है, लेकिन लोगों ने जो वोट दिया वो उसी तरीके से दिया है जो ट्रेडिशन वो पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।